आर्य समाज की जो 10 नियम है, द 10 प्रिंसिपल्स ऑफ आर्य समाज, हमने 8 तक किया था। तो आज जो 9th प्रिंसिपल या 9वां नियम है, उस पर चर्चा करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो वो है कि प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये कोई एथिक्स या मोरालिटी की पार्ट है कि आप अपनी खुशी दूसरों की खुशी में ढूंढिए तो आप एक अच्छे इंसान है। इसकी अच्छाई बुराई से दूर दूर का कोई रिश्ता ही नहीं है। हमें वो समझनी पड़ेगी जो ह्यूमन बीइंग की जो ओवरऑल बनावट है ना। तो हम अकेले नहीं जी सकते। आइसोलेटेड होकर के ह्यूमन बीइंग जिंदा हो ही नहीं सकता है। हमारी बॉडी, माइंड, ब्रेन में जो भी एवरी पार्टिकल जो है, वो दूसरों के कारण से है। हम जिंदा हैं, खाना खा रहे हैं, हेल्दी हैं, खुश हैं, दुखी हैं। जो कुछ भी हमारे लाइफ में अच्छा बुरा है, वो दूसरों के कारण है। आप कहेंगे मैं जो मेहनत करता हूं, आपकी मेहनत की वैल्यू जीरो है अगर आप समुन्द्र के बीच में अकेले रहते हो। आप ज्यादा दिन नहीं सरवाइव कर सकते हो। तो हम चाहें न चाहें, हम वी आर पार्ट ऑफ सोसाइटी। और ये जो सोसाइटी है, ये एक इंटरडिपेंडेंस की थ्योरी पर टिका है। मतलब हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हो सकता है मैं आपसे कनेक्टेड नहीं हूं, पर मैं हजारों चीजों से कनेक्टेड हूं। आप उन हजारों में से 500 में से कनेक्टेड है और किसी से कनेक्टेड हैं। हर व्यक्ति की जो जो सरवाइव हम करते हैं, वो दूसरों पर है। वो तो अलग चीज है। सूरज भी जरूरत है, चांद की भी जरूरत है, धरती, पानी, हवा, ऑक्सीजन, ये तो ठीक है। ये तो है ही। इनको तो आप आर टेकिंग फॉर ग्रांटेड। इवन अगर हम ह्यूमन सोसाइटी भी देखें, हम किसी किसान को नहीं जानते हैं, क्योंकि हमें लगता है मैं बहुत पैसा कमाता हूं, बड़े घर में रहता हूं, बड़ी गाड़ी में जाता हूं, मुझे क्या पता किसान क्या होता है। पर क्या हम एक जो किसानी करते हैं, खेती करते हैं, उनके बिना हम सरवाइव कर सकते हैं? मतलब आप वॉलमार्ट में उसमें जा करके ग्रोसरी ले आते हो, इसीलिए ले आता हो कि कोई किसान कहीं अपनी खेती करता है, उसी के लिए आप ले आ पाते हो। क्या जो पड़ोसी की दुकान है, ग्रोसरी स्टोर है, उसके बिना हम सरवाइव कर सकते हैं? क्या हम डॉक्टर्स के बिना सरवाइव कर सकते हैं? क्या हम उन इंजीनियर्स का जिनका हमारे डे टू डे लाइफ में कोई काम नहीं, उनके बिना हम सरवाइव कर सकते हैं? क्योंकि वही पुल बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। क्या हम वो जो डेली मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनके बिना जिंदा रह सकते हैं? क्या जिनको हम नहीं जानते हैं, हमारे कपड़े कहाँ से बन के आता है, वियतनाम से, बांग्लादेश से, भारत से, अफ्रीका से, कहाँ से, उनके बिना हम जिंदा रह सकते हैं? इस हर वो चीज एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है। डॉक्टर है, वो हमारा इलाज करता है, उसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं। पर डॉक्टर को भी ग्रोसरी चाहिए, गाड़ी चाहिए, रोड चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए, शांति चाहिए, पीसफुल कम्युनिटी चाहिए, उसको भी चाहिए होता है। पॉलिटिशियन रूल करता है, उसके कारण हम सेफ हैं। पर पॉलिटिशियन को भी वो सब कुछ चाहिए। तो हर कोई हर किसी के ऊपर डिपेंड करता है। और इसी भाव को हमारे यहां, मैं गीता का एक श्लोक कोट करता हूं, तीसरे चैप्टर की 10वां श्लोक। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रशविष्यध्व मे शवो अस्तु इष्ट कामधो। तो ये श्लोक कहता है कि जब क्रिएशन हुआ, इन द बिगिनिंग, है ना, मतलब यूनिवर्स की क्रिएशन के समय परमात्मा ने बहुत सारी चीजें पैदा की, बहुत सारी चीजें क्रिएट की। उसके साथ और एक चीज क्रिएट की, वो था यज्ञ।
बोले उन्होंने यज्ञ के साथ क्रिएचर को पैदा किया, करने के बाद बोला कि तुम लोग इसी से ही बढ़ोगे, इसी से ही तुम्हारी डेवलपमेंट होगा। वो यज्ञ क्या है? जो यज्ञ हम आग में आहुति देते हैं, ये उस ब्रोडर यज्ञ आइडिया का एक एक एस्पेक्ट है। यज्ञ की जो लिटरेरी भाव है वो है कि आप दूसरों की खुशी के बीच में अपनी खुशी को ढूंढना। इंडिविजुअल खुशी से आप जिंदा नहीं रह सकते हो। आपकी खुशी सबकी, कुछ खुशी है जो आपको इंडिविजुअली ही अचीव करना है। जैसे आप, आपकी जेलेसी, आपकी दूसरे तरह की जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो जिसके कारण आपकी खुशी खराब होती है, वो तो आप मेंटेन कर सकते हो। पर आप खुश रहना चाहते हो, शांत रहना चाहते हो, और आपके नेबरहुड में जोर जोर से कोई ड्रम बजा के पूरे रात को, मिडनाइट को ड्रम बजा रहे हैं और पटाखे फोड़ रहे हैं, तो आप कौन से, कितने शांति में रहोगे? तो आपकी शांति के लिए नेबरहुड भी शांति होनी चाहिए, नेबरहुड में भी। आपकी पानी, आपके टैप में पल्यूटेड पानी आ रहा है, सबके घर में पल्यूटेड पानी आ रहा है, तो आप कैसे शांति रह सकते हो? हम सब एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं। एक दूसरे का जब केयर करते हैं, एक दूसरे को केयर करते हुए अपना भी केयर करते हैं, उसी को यज्ञ कहते हैं। ये ब्रोडर यज्ञ का वही सेंस है। तो इसीलिए जब तुम यज्ञ करोगे, यज्ञ मतलब जब तुम कम्युनिटी की वेलफेयर में अपने वेलफेयर को जोड़ के देखोगे, तब तुम भी बढ़ोगे, वो भी बढ़ेगा, पड़ोसी भी बढ़ेगा, पेड़ पौधे भी बढ़ेंगे, जंगल हवा भी बढ़ेगा, सब कुछ सही 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 ढंग से चलेंगे। तो हम थोड़ी सी सोसाइटी पर डिस्कशन करके फिर हम इस जो रूल है, नियम है, उसको समझ सकते हैं। तो इंडिविजुअल की, आपको पता है दुनिया भर में एकेडमिक लेवल पर और पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में बहुत बड़ा ये स्ट्रगल चलता है, इंडिविजुअलिज्म और सोशलिज्म। आपकी यूएसए की जो दो बड़े पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टी, उनकी भी फिलॉसफी इसी इंडिविजुअलिज्म और सोशलिज्म पर बेस्ड है। जो रिपब्लिकन है वो प्योरली इंडिविजुअलिज्म, कैपिटलिज्म जिसको कहते हैं, और डेमोक्रेटिक या जो सो कॉल्ड लिबरल पार्टीज होते हैं वो सोशलिज्म को फॉलो करते हैं। पर अगर आप हिंदू धर्म के शास्त्रों को पढ़ें, वैदिक शास्त्रों को, उसमें कोई स्पेसिफिक इंडिविजुअलिज्म या सोशलिज्म, कोई इज्म का कंसेप्ट नहीं है। इंडिविजुअल भी इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी भी इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल की ग्रोथ से सोशल ग्रोथ कनेक्टेड है, सोशल ग्रोथ से इंडिविजुअल ग्रोथ भी कनेक्टेड है। जब सोसाइटी में केओस होता है तो इंडिविजुअल ठीक नहीं रहता। जब कोविड आई तो पूरी सोसाइटी में तबाह मची। तो आप कितने भी रिच हैं, कितने भी एजुकेटेड हैं, कितने भी मूर्ख हैं, सब, कितने लोग मरे, कितने लोग सफर किया, कितने न्यूयॉर्क में, मतलब कोविड के 2-3 साल तक भी वो जो ट्रक, बड़े बड़े ट्रक, फ्रीजिंग ट्रक बना गया, उसके अंदर बॉडी रखे रहे, क्योंकि जगह ही नहीं था दफनाने के लिए। पूरे दुनिया भर में जितने लोग मरे, उनमें हाईली रिच, ग्लैमरस लोगों से लेकर के, हाईली एजुकेटेड लोगों से लेकर के अनपढ़ गरीब लोग तक भी रहे। हमारे आपके दोस्तों में से भी बहुत सारे लोग गए। तो जब सोसाइटी में बुरा होता है, कम्युनल बुरा होता है, तो वो इंडिविजुअल को भी फेस करना पड़ता है, आप उससे अलग नहीं रह सकते हो। अब अमेरिका में इन्फ्लेशन बहुत है, तो हर एक को सफर करना पड़ता है, ये कम्युनल इश्यू है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आपके पास ज्यादा पैसा है तो आपको उसकी
गर्मी कम लगती होगी, उसकी जो प्रॉब्लम कम झंकता होगा। कि आप इंडिविजुअली कुछ नहीं है। अगर आप एक ऐसी देश में रहते हैं जो स्लेव हैं, उस स्लेव के देश में आपकी फ्रीडम ऑफ एक्टिविटीज या ग्रोथ जीरो है ना। आप कहेंगे मैं, देखो मैं बड़ा आदमी बना हूं क्योंकि मैं बहुत टैलेंटेड हूं, मैं हार्ड वर्किंग हूं। आप 200 साल पहले अमेरिका में आते किसी टैलेंट के साथ, तो आपके भी जंजीर बंधा होता है। आपकी टैलेंट क्या करता है? घास खाता है, यूजलेस है। जिस देश के ज्यादातर लोग मूर्ख हो, वहां ज्ञान की जीरो वैल्यू है। आप किसी इलिटरेट असेंबली में, ऐसी सभा में जहां मोस्ट ऑफ लोग इलिटरेट हैं, वहां आप कोई ज्ञान की बातें करेंगे तो आपको जूता थप्पड़ खा के जाना पड़ेगा। तो आपका ज्ञान का भी तभी यूज है जब दूसरे भी कोई ज्ञानी बैठे हो। मूर्खों में ज्ञान की जीरो वैल्यू होती है, मूर्खों की दुनिया में। कम्युनिटी, सोसाइटी, जब मैं कहता हूं हम सोसाइटी की बात करते हैं, इसका मतलब सोसाइटी मतलब फैमिली भी एक सोसाइटी पार्ट है, कम्युनिटी है, नेशन देश है ना, ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपुल है, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब कम्युनिटी में आते हैं। देश की इकोनॉमिक कंडीशन के बेस पर ही इंडिविजुअल की प्रॉस्पेरिटी डिपेंड करता है। एक धनी देश का गरीब, ध्यान से सुनिएगा, एक रिच कंट्री का गरीब बेटर लाइफ जीता है एक गरीब देश के मिडिल क्लास से। हम जिस अमेरिका में बैठे हैं, यहाँ के गरीब से गरीब जो जो होमलेस हैं, वो इसीलिए होमलेस नहीं है कि वो गरीब हैं, वो मोस्टली वो ड्रग एडिक्टेड हैं या दूसरे तरह की चीजें। जो आपके घर में काम करने आते हैं, मेड हैं, घास काटने आते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, आप कंपेयर करके देखिए इंडिया के जो मजदूर और यहाँ के मजदूर में। मतलब इंडिया का एक अच्छी खासी मिडिल क्लास यहाँ के लोअर क्लास से वर्स्ट लाइफ जीता है। वहां अगर उसके पास एक स्कूटर या बाइक हो जाए, इट्स ए बिग थिंग फॉर ए लोअर मिडिल क्लास। यहाँ लोअर मिडिल क्लास के पास भी कार्स होते हैं, सेकेंड हैंड कार हो। तो जो पोजीशन में डिफरेंट होता है, आपकी रिचनेस की डेफिनेशन बदल जाता है कम्युनिटी के कारण से। आप कितनी हेल्दी हैं, वो सिर्फ आपके इंडिविजुअल इंडिविजुअल एफर्ट्स पर डिपेंड नहीं करता। आपके हेल्दी का हेल्दीनेस डिपेंड करता है कि आपकी सराउंडिंग, आप अपने घर में बिल्कुल साफ सुथरा रखते हैं, रोज पोंछा लगाते हैं, झाड़ू करते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, हाथ धो के खाना खाते हैं, सब कुछ ध्यान रखते हैं। पर जिस कॉलोनी में, कम्युनिटी में आप रहते हैं, वहां कूड़ा सब जगह पड़ा हुआ है, मक्खी मच्छर भिन रहे हैं, जो आपकी नेबरहुड है वो अनहेल्दी है, तो आप कितना हेल्दी बनेंगे? तो ये सब चीजें बताने का सिर्फ इतना पर्पस है कि ये समझना कि हमारी लाइफ में दूसरों का कलेक्टिव जो कलेक्टिवनेस है, उसका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसीलिए ये नियम कहता है कि तुम अपनी ही अपलिफ्टमेंट में खुश मत होना। खुश तो होना जरूरी है, पर कलेक्टिव जो वेलबींग है, उसमें तुम्हें खुशी जो होगा, वो जो तुम्हारा उन्नति होगी, वो सस्टेनेबल होगा। और इसके लिए करना क्या है? अब ऐसा नहीं कि कम्युनिटी अपने आप ग्रो कर जाए। हम सब अलग अलग देशों से सब भागते हैं, कहाँ भागते हैं? डेवलप्ड कंट्रीज को।
अमेरिका आते हैं, यूएसए, यूरोप जाते हैं। यूरोप की उन कंट्रीज में वो अलग बात है, वहाँ ज्यादा एंट्री नहीं मिलती। जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, फिनलैंड है, नॉर्वे है, जाने की कोशिश करते हैं। क्यों? वहाँ क्राइम कम है, टैलेंट की रिस्पेक्ट है। आप हार्ड वर्क करते हो तो उसके बदले आपको अच्छा खासा पैसा मिलता है, अच्छी जिंदगी मिलती है, सोसाइटी बहुत पीसफुल है। तो हम वहां जाना चाहते हैं। दुनिया के मोस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज से पैसे वाले लोग भागते हैं। कुछ तो पैसा कमाने के लिए आते हैं। पर भारत में जैसे देखा जाता है, तो दो तरह के लोग भारत से बाहर जाते हैं। एक तो जिनको अपना फ्यूचर अच्छा बनाना है, अच्छी लाइफ जीनी है, पैसा कमाना है, वो आते हैं। जैसे आप लोग हैं, हम लोग हैं। पर एक दूसरे ग्रुप भी आता है, जिनके पास भारत में खूब पैसा हो गया, ब्लैक व्हाइट जो भी। अब वो भारत में नहीं रहना चाहते, क्योंकि उनकी रिच होने का कोई मायने नहीं होता है किसी डेवलपिंग कंट्रीज में, जहां उनकी पैसे से वो सुख वो बटोर नहीं पाते हैं जो चाहिए। तो वो भी आ जाते हैं यूरोप में, अमेरिका में, दुबई में, ऐसे देशों में जाते हैं जहां उनकी पैसे से वो लग्जरी या सुख खरीद सकें। पर यो तो बनाया किसने? हम तो कंज्यूमर है। पर बनाया वो सिस्टम ने। वो सिस्टम कौन बनाता है? एवरी इंडिविजुअल की यहाँ रोल होती है। उसमें पॉलिटिशियंस होते हैं, उसमें रूल मेकर्स होते हैं, उसमें पुलिस होती है, उसमें डॉक्टर होता है, टीचर होता है, एजुकेटर होता है, हर कोई जो लास्ट सीढ़ी के लास्ट पायदान पर खड़ा है, वहां से लेकर जो सबसे ऊपर खड़ा है, सबका कंट्रीब्यूशन है। तो कंट्रीब्यूशन जरूरी है। एक दूसरे के लिए कुछ सैक्रिफाइस करना, अपनी लाइफ में कुछ चीजें कम्युनिटी वेलबींग के लिए देना, फिजिकली, मेंटली, एजुकेशनली, फाइनेंशियली कुछ कंट्रीब्यूट करना, ये जरूरी है। तभी मैं भी बड़ा बनूंगा, दूसरे भी बढ़ेंगे। तो मैं इसके रिलेटेड एक ऋग्वेद का मंत्र कोट करता हूं। मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः, सत्यं ब्रवीमि बधयत्स नार्यमाणं तुष्यति नो सखायं, केवलाघो भवति केवलादि। बड़ा स्ट्रांग वर्ड में ये ऋग्वेद का मंत्र, 10वें मंडल का 117 सूक्त का छठा मंत्र है। कहते हैं वो वो लोग जो दूसरों को देते नहीं है, कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, उनके लिए एडजेक्टिव क्या दिया? मंद बुद्धि, अप्रचेता, फुलिश, स्टूपिडियस पर्सन। मैं सच बोलता हूं, मैं मतलब ऋषि कहता है कि जो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करते दूसरों के लिए, अकेले कमाए हुए चीज को खुद ही एंजॉय करते हैं, यकीन मानो वो सिर्फ अपना मौत ही खाते हैं, मौत ही कंज्यूम करते हैं। ऐसे लोग जो अपने दोस्तों को हेल्प नहीं करते, ऐसे लोग जो सोसाइटी में किसी भी तरह का कोई नीडी व्यक्ति को हेल्प नहीं करते, ऐसे लोग जो भी खाते हैं वो पाप ही खाते हैं। तो जो अंडरलाइनिंग है, केवल आघो भवती केवल आदि। केवल मतलब ओनली, आदि मतलब खाना, एंजॉय करने वाला, अकेले खाने वाला सिर्फ पाप ही खाता है। बड़ा स्ट्रांग स्टेटमेंट है। आप कहेंगे हम क्यों दें, कंट्रीब्यूट हम क्यों करें? भाई हर हर व्यक्ति मेहनत करे, हर व्यक्ति करे। हमने मेहनत किया, खूब कमाया, ये हमारी बुद्धि है, हमारी मेहनत है। दूसरे भी बुद्धि लगाए, शक्ति लगाए, मेहनत करे, सब कमाए। अब यहाँ अमेरिका में भी ये पॉलिटिक्स बहुत चलता है, स्पेशली जो रिपब्लिकन पार्टी की जो फिलॉसफी है। तो सोशलिज्म के खिलाफ है, पैसा नहीं बांटना, वो नहीं करना। तो अगला मंत्र इसका कहता है क्यों देना जरूरी है। समौचिधस्तौ न समम विवेष्ट, सम्मातरा चिन्न समम दुहाते, यमयोश्चिन्न समावीर्याणि, ज्ञाति सित संतौ न समम प्रणीतः। उसी
ऋग्वेद के उसी 10वें मंडल 117 सूक्त के 9वां मंत्र है, 9th मंत्र है कि भाई सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। हमारे दो हाथ हैं, दोनों हाथ बराबर ही हैं, पर दोनों एक जैसा काम नहीं करते, है ना। कि कोई ज्यादा स्ट्रेंथ लेता है, कोई कम स्ट्रेंथ लेता है। जो काम आप राइट हैंड में करते हो लेफ्ट हैंड में नहीं होता, जो लेफ्ट हैंड में होता है राइट हैंड से नहीं हो सकता। दो गाय एक ही साथ बच्चे पैदा करते हैं, या एक ही गाय के दो बछड़े हैं, वो गायें बनते हैं। दोनों का दूध, दोनों की दूध की क्वांटिटी एक जैसी नहीं होती है। ट्विन्स हैं, अपने ही सिबलिंग्स हैं, ट्विन्स हैं, पर दोनों की टैलेंट अलग अलग है, नेचर अलग है, एटीट्यूड अलग है, लीनिंग अलग है। एक ही फैमिली के दो मेंबर हैं, दो अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। ये नेचर की, ये यूनिवर्स की नेचर है, डाइवर्सिटी। हर चीज अलग है, हर व्यक्ति, हर इंडिविजुअल अलग है। तो क्योंकि डाइवर्सिटी है, अलगपन है, कोई कम कमाता है, कोई ज्यादा कमाता है, किसी के लिए अपॉर्चुनिटी कम है, किसी के लिए अपॉर्चुनिटी, कोई एवरेज टैलेंटेड पर्सन ज्यादा सक्सेसफुल भी होता है, क्योंकि उसके लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा थे, उसके लिए इकोसिस्टम पॉजिटिव था। एक उससे 50 गुना ज्यादा टैलेंटेड है, पर वो लाइफ में कहीं नहीं पहुंचा, क्योंकि उसको उसको आगे बढ़ाने के लिए कोई था नहीं। ना कम्युनिटी, कोई ऐसी देश है कि जहां उसको टैलेंट को पहचाना जाए, ना कोई सिस्टम है जो उसको हेल्प करे, ना कोई गॉडफादर है, कोई किसी तरह की कोई कोई हेल्प नहीं है, तो उसकी टैलेंट बेकार गया। और हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। एक ही आईआईटी से पढ़े हुए भारत में आप अगर रिसर्च करें, हम्म, एक ही बैच के 50 इंजीनियर्स को लीजिए और 40 साल के बाद देखिए, आपको जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। क्यों? सब के सब टैलेंटेड थे, इंटेलिजेंट थे, सब पढ़े लिखे हैं, पर क्यों अलग अलग हुआ? क्योंकि सबके लिए अपॉर्चुनिटी, इकोसिस्टम, एटीट्यूड, बहुत सारी चीजें, फैमिली बैकग्राउंड, बहुत सारी चीजें फंक्शन करता है। इसीलिए ये मत सोचा करो कि तुम्हारे पास ज्यादा आ गया तो तुम्हारी मेहनत का फल है या तुम्हारी टैलेंट का फल है। नहीं, तुम्हारे साथ पॉजिटिव इकोसिस्टम आसानी से मिल गया, दूसरे को नहीं मिला, तो तुम्हारे पास अगर है, वो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये जो टैक्स सिस्टम है दुनिया भर में, इसका क्या मतलब है? जो हम इच्छा करे न करे, सरकार हमसे टैक्स ले लेता है। क्यों? क्योंकि आपकी कमाई का कुछ हिस्सा उस कलेक्टिव वेलबींग के लिए यूज हो, जिसका बेनिफिशियरी तुम भी बनोगे, पर वो भी बनेगा जो जिसके पास कुछ भी नहीं है, सबको मिलेगा। तो जो सबको फायदा मिलेगा, तो सोशल हार्मोनी ज्यादा रहेगी, शांति ज्यादा रहेगी। जिस रोड पर तुम चल रहे हो उसमें तुम्हारा भी टैक्स है, उसमें जो करोड़ों, जो बिलियंस कमाता है उसकी भी टैक्स है, जो थाउजेंड्स में कमाता है उसमें भी टैक्स है। पर रोड अच्छा बनता है तो सब सुख सुख में गाड़ी चलाते हैं। और रोड टूटा फूटा हो, पैथोल्स हो, तो हर कोई रोता फिरता है। तो रोड कम्युनिटी वेलबिंग है, उससे सबकी भलाई होती है। साइकोलॉजी में एक फॉर्मूला है, एक सूत्र है, वो मैथमेटिक्स फॉर्मूला से ठीक उल्टा है। दैट इज कॉल्ड द होल इज मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। मैथमेटिक्स में तो 2+2 4 होता है, 1+1 2 होता है, पर सोसाइटी में 1+1 2 नहीं। 1+1 कैन बी 11, 22, 1000, 100 और -1। आप एक आदमी काम कर रहे थे, आपके साथ 4 आदमी मिले, तो आपको लगता है आप जितना काम करते थे, 4 आदमी मिलने के बाद वो 4 गुना होगा?
नहीं, वो 40 गुना भी हो सकता है। वो -4 भी अगर आप लड़ते रहेंगे तो -4 हो जाएगा। अगर अच्छी सिंक्रोनाइजेशन है और चारों अलग अलग मास्टर हैं तो वो 400 गुना भी जा सकता है। आप एक केक बनाते हैं, केक की जितने इंग्रेडिएंट्स हैं, केक इज नॉट द होल सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। अगर ऐसा ही होता, वो मैदा, चीनी, जो भी आप मिलाते हैं उसको ऐसे मिला करके खाइए और केक खाइए, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो केक सिर्फ एक मिलावट नहीं है। ये घर में जितनी सामान लगी है, अब सब सामानों को इकट्ठा कर देंगे तो इट्स नॉट इक्वल, है ना। घर सिर्फ बहुत सारे चीजों की कॉम्बिनेशन से नहीं होता। इसी तरह प्राणी, हम सब क्रिएचर, हम सिर्फ बॉडी पार्ट्स का कॉम्बिनेशन नहीं है। हम उससे 1000 गुना अच्छे, बेटर हैं, लाखों गुना बेटर है। डिपेंड करता है हम किस तरह के इंसान है। इसी तरह मनुष्य और समाज, मतलब इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। आप मोस्ट ऑफ लोग आप कॉरपोरेट में काम करते हैं, कंपनी में या गवर्नमेंट में, जहां भी आपके जो प्रोजेक्ट होते हैं, तो एक वहाँ इंजीनियर होता है, एक अकाउंटेंट होता है जो अकाउंट का काम देखेगा, एक मैनेजर होता है, एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है। वहाँ दर्जनों तरह के स्पेशलिस्ट होते हैं, अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट। उन सब एक्सपर्ट जब मिलते हैं तो आपका प्रोजेक्ट बढ़िया काम करता है ना। और वो जो प्रोडक्ट निकलेगा, वो सिर्फ किसी एक अकाउंटेंट, एक लॉयर, एक मैनेजर, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर का काम नहीं होगा, या उनकी कॉम्बिनेशन का नहीं। वो पूरा दुनिया बदल डालता है, पूरी देश बदल डालता है, पूरी सोसाइटी बदल डालता है। इसी तरह जो प्रॉस्पेरिटी है, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी मेरे इंडिविजुअल की कमाई नहीं, या मेरे जैसे 4 लोगों की कमाई नहीं। पूरे देश, हजार हजार लोग, इंडिविजुअल्स जब अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, एक्स सिंक्रोनाइज करके काम करते हैं, तो मैं जितना आइसोलेटेड होकर कमा सकता हूं, उससे करोड़ों गुना, बिलियन टाइम्स मोर कमाता हूं जब मैं ऐसी सोसाइटी में रहता हूं। आप इसी सोसाइटी में रहते हैं, अमेरिकन सोसाइटी में। आप जो भी काम करते हैं, यही काम कर जा करके अफगानिस्तान में करिए, आप उगांडा में करिए, आप जाके नॉर्वे में करिए, आप भारत के अलग अलग स्टेट में करिए। आप देखिए आपकी काम की, टैलेंट की क्या वैल्यू होगा। सब जगह डिफरेंट है। आइसोलेटेड होकर के आप बहुत कम कमा पाएंगे, बहुत, इवन आप प्रॉस्पेरिटी भी कम ला पाते हैं आपके। इसीलिए जो हम, मुझे और आपको समझना है कि मेरी प्रॉस्पेरिटी में सिर्फ मेरा कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। तो जो मार्केट चलता है ना, मार्केट, ये एक होल इज मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मार्केट में किसान भी है जो सामान पैदा करता है, मैन्युफैक्चरर भी है जो सामान बनाता है, उसकी पूरी जो चेन है, जो सप्लाई चेन है, जिसमें गाड़ी वाला भी है, ट्रांसपोर्ट भी है, अच्छे रोड भी है, सरकार, पॉलिटिशियन भी जुड़ा हुआ है, कंज्यूमर भी जुड़ा हुआ है, आपकी पड़ोसी का ग्रोसरी स्टोर भी, ये सब जुड़े हुए हैं, तब जाकर के एक मार्केट चलता है। और उस मार्केट का फायदा आप उठाते हो, और आप नहीं उठाते हो, वो हर कोई उठाता है। वो किसान को भी फायदा मिलता है, उस वो ट्रक चलाने वाले को भी फायदा मिलता है, वो ग्रोसरी स्टोर को भी फायदा मिलता है, वो इंजीनियर को भी फायदा मिलता है, वो रोड बनाने वाले को भी फायदा मिलता है, सबको फायदा मिलता है। हमारी लैंग्वेज, मतलब सपोज मैं किसी आइलैंड में अकेला हूं, तो मेरी क्या लैंग्वेज होगी, कौन सी भाषा में। मैं अगर भाषा का वैल्यू सिर्फ तभी है जब हम एक से ज्यादा लोग हैं, और भाषा डेवलप होता है कम्युनिटी से, है ना। इसीलिए नाइन्थ प्रिंसिपल
जो आर्य समाज की ये 9वां प्रिंसिपल है, वो ये जो कम्युनिटी वेलबींग और कम्युनिटी में अपनी इंडिविजुअल उन्नति को देखना, जिसको हम यज्ञ के रूप में हमारे शास्त्रों में बताया गया, उस यज्ञ की आइडिया को रिफ्लेक्ट करता है ये 9th चैप्टर। मैं और एक श्लोक कोट आपके सामने करता हूं। यज्ञ शिष्टासिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। तो ये श्री कृष्ण ये गीता में कहते हैं, जो लोग यज्ञ करने के बाद जो रिमेनिंग, जिसको आजकल हम प्रसाद कहते हैं, प्राचीन भाषा में इसको चरु कहते थे, जो यज्ञ में जो आहुति दी जाती है उसकी जो बचे हुए चीजें, उसको खाने वाले लोग सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। ध्यान से सुनिए इस श्लोक को। यज्ञ से बचे हुए चीज को खाने वाले लोग सब पाप से मुक्त हो जाते हैं। और इसकी कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो अकेला खाता है वो सिर्फ पाप खाता है। अर्थात इंडिविजुअल कंजम्पशन या इंडिविजुअली एंजॉय करने का अपोजिट वर्ड है यज्ञ। तो यज्ञ यहां सिर्फ आग में आहुति देने का जो रिचुअल करते हैं वो नहीं, वो तो उसका एक एक रिलीजियस एस्पेक्ट है। यज्ञ यहां उस ब्रोडर सेंस में कहता है, अकेला खाने वाला का अपोजिट होता है यज्ञ से बचा हुआ खाना। यज्ञ से बचा हुआ खाना, जब तुम कमाते हो, मेहनत करके कमाते हो, और उसका यूज तुम सिर्फ अपने लिए नहीं करते हो, तुम उस ओवरऑल कम्युनल वेलबींग के लिए खर्च करते हो, जिसका तुम भी पार्ट हो, तो वो यज्ञ होता है। तो ऐसा करने वाला सारे पापों से मुक्त होता है। अब कहेंगे इसका क्या, कैसे, हम क्या करते हैं? हर व्यक्ति यज्ञ करता है। ये यज्ञ बहुत रेयरली होगा कोई व्यक्ति जो यज्ञ नहीं करता, क्योंकि यज्ञ के साथ जुड़ी है सोसाइटी, नेशन, मतलब देश, समाज, ऑर्गेनाइजेशन, फैमिली, ये सब कम्युनिटी में आते हैं। ये सब अगर फंक्शन कर रहे हैं ढंग से, इसका मतलब है कि वहां रहने वाले लोग यज्ञ कर रहे हैं। हम पैसा कमाते हैं, जो भी कमाते हैं हम अकेले नहीं खा जाते हैं। डिपेंड करता है कौन कितना कितना बड़ा यज्ञ करता है। हम कमाते हैं तो फैमिली है, बच्चे हैं, स्पाउस हैं, माँ बाप हैं, उनके लिए खर्च करते हैं। फिर थोड़ा ब्रोडर यज्ञ करते हैं। हाँ, फिर हम टैक्स देते हैं। टैक्स देते हैं जिससे, अब वो टैक्स ठीक है, वो जबरदस्ती यज्ञ करवाया जाता है। कुछ चीजें जो होता है ना, अब बच्चे से आप बहुत सारी चीजें जबरदस्ती कराते हो। बच्चा बीमार है, मेडिसिन नहीं खाता है, न्यूट्रिशन की कमी है, उसको वेजिटेबल्स खाना है, वो खाना है, नहीं खाता है, तो कभी कभी आप फोर्सफुली कुछ ऐसा करते हो, उसको डराते हो, धमकाते हो, कराते हो। तो इसी तरह कभी कभी जो सोसाइटी है हमसे जबरदस्ती यज्ञ करवाता है, हम रोध होकर करते हैं। ये टैक्स देना वन ऑफ देम है। मतलब ये तुम्हारी भलाई के लिए है, तुम नहीं दोगे तो दुनिया चलेगी कैसे? तो सरकार छीन लेता है आपसे। थोड़ा गड़बड़ करने की कोशिश करते हो तो आईआरएस वाले छापा डाल देते हैं, है ना? तो पर ये यज्ञ ही है, आपसे जबरदस्ती कराया जाता है हमसे, पर यज्ञ ही कराया जाता है हमसे, तो हम करते हैं। फिर थोड़ा ब्रॉडर जाते हैं, हम चैरिटी करते हैं, हम डोनेशंस देते हैं, हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हेल्प करते हैं, हम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करते हैं, धर्म के लिए, एजुकेशन के लिए, मेडिकल के लिए, कहीं ना फिर हम अलग से भी अपने मन से बहुत सारे चैरिटीज और डोनेशंस करते हैं। हम अपने रिलेटिव्स को हेल्प करते हैं, अगर हमारे पास है थोड़ा बहुत, हम अपने रिलेटिव्स की भी हेल्प करते हैं, हमारे फ्रेंड्स की जरूरत में भी काम आते हैं। तो हम सब कम बहुत यज्ञ करते रहते हैं, ये कम्युनिटी में अपनी कंट्रीब्यूशन देते रहते हैं, क्योंकि हमें पता है
इनकी खुशी के साथ साथ मेरी खुशी जुड़ी हुई है। दिवाली के दिन मैं अपने घर में खूब बढ़िया एंजॉय करता हूं, पटाखे फोड़ रहा हूं, दिया जला रहा हूं। और मुझे पता है कि मेरे भाई के घर में या मेरे पड़ोसी के घर में, मेरे बहन के घर में, या मेरे माँ बाप या मेरे रिलेटिव्स या मेरे नेबरहुड में कुछ लोग बहुत पेन में हैं। क्या ऐसी सिचुएशन में आप उस अपनी दिवाली को एंजॉय कर पाते हो? लोग कर लेते हैं। तो जो लोग कर लेते हैं उनको हम असुर कहते हैं, असुर है ना, डेविल नेचर वाले। वो तो ठीक है, हर तरह के इंसान होते हैं, पर नॉर्मली आमतौर पर हम नहीं कर पाते हैं। पड़ोसी में रो रहा है, कोई दुखी है, और मैं यहाँ पटाखे फोड़ूं, होता नहीं ऐसा ना। हाँ, कुछ लोग करते हैं तो वो तो अलग चीज है। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, पर नॉर्मली मेरा मतलब है कि आम इंसान। क्यों? क्योंकि अगर मेरी सोसाइटी ठीक ठीक चल रही है, अगर देश ठीक चल रहा है, मेरी कम्युनिटी सब ठीक चल रहा है, मेरी फैमिली में ठीक चल रहा है, इसका मतलब है कि वहां रहने वाले लोग अपना यज्ञ कार्य ठीक ठीक कर रहे हैं। अगर गड़बड़ है फैमिली में, प्रॉब्लम है ये फैमिली में, आपकी कम्युनिटी में इश्यूज हैं, कूड़े गिरे पड़े हैं, लोग मनमर्जी ड्राइव कर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, रात को सोने नहीं देते हैं, आवाज आती, इसका मतलब कम्युनिटी में कुछ लोग असुर हैं, राक्षस हैं जो यज्ञ नहीं कर रहे हैं। पता है ना, असुरों का, राक्षसों का काम है यज्ञ तोड़ना, है ना। तोड़ना। तो इसीलिए वो गीता कहता है जो लोग अपने लिए सिर्फ कमाते हैं वो पाप खाते हैं, और हम सब कहीं ना कहीं वो यज्ञ करते हैं। और उसका अगला श्लोक बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहते हैं, देवान भावयता नेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। ये भी उस गीता का ही है, 3:11। बड़ा इंटरेस्टिंग प्यारा श्लोक है। कहते तुम देवताओं का ख्याल रखो, देवता तुम्हारे ख्याल रखेंगे, तुम एक दूसरे के ख्याल रखोगे तो एक दूसरे से तरक्की करोगे, तुम भी बढ़ोगे, देवताएं भी बढ़ेंगे। ये देवता कौन होते हैं? हम्म? जो लोग रेगुलर आते हैं आप लोग जानते हैं। और देव मतलब देवो दानात्वा दीपनात्वा द्यपनात्वा, जो लोग कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे लाइफ में या कुछ प्रकाशित करते हैं, उनको हम देवता कहते हैं। तो कौन कंट्रीब्यूट करता है? सवाल है कि कौन नहीं करता। सूरज, हवा, पानी, आकाश, समुंदर, पहाड़, पत्थर, ऐसा कोई चीज है जो आपकी लाइफ में यूजलेस है? मैं आज से 50-100 साल तक हमें लगता था कि ये बेकार है, ये बेकार है, यूजलेस है। तो अब तो समझ में आता है, इवन वो जो सांप है, बिच्छू हैं, ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी जिंदा रहने के लिए, इकोसिस्टम को बना के रखते हैं। हर चीज आपके लिए ही हर चीज बनाई गई है कि आप ठीक से जिंदा रह सको, आपको प्रॉपर ऑक्सीजन मिले, पानी मिले, खेती मिले, हवा मिले, इकोसिस्टम बढ़िया रहे। ये सब देवता हैं जो भी तुम्हारे लाइफ में कंट्रीब्यूट करता है। शायद दुनिया में अकेला ये हिंदू धर्म या सनातन धर्म है जहां जहां हमारे पूर्वजों ने हमें बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट दिया, द कंसेप्ट ऑफ देवता। कि तुम्हारे वो जड़ हो या चेतन हो, सेंटिएंट हो या इनसेंटिएंट हो, पत्थर हो, पहाड़ हो, नदी हो, झरना हो, पानी हो, हवा हो, आकाश हो, सूरज हो, चांद हो, ये सब देवता हैं। इनको पूजो, रेस्पेक्ट करो। फिर सेंटिएंट भी है, जीव भी हैं। हम क्यों गाय को इतना मानते हैं? क्योंकि हमारी सिविलाइजेशन में खेती बाड़ी वो सब गाय से जुड़ी हुई थी। बैल हल चलाता है, गाय दूध देता है, गाय के गोबर से हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मिलता है। 50 तरह की, गाय से ही पहले, बैल वगैरह से ही आपका ट्रांसपोर्टेशन होता था। तो हम उसके प्रति वो रिस्पेक्टफुल भाव दिखाना यही है। तो इसीलिए गाय को देवता कहते हैं। इंसानों में
हर वो कोई जो आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करता है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, माँ है, पिता है, आचार्य है, मतलब टीचर्स हैं जो आपको एजुकेटर हैं, पॉलिटिशियंस हैं। आप पॉलिटिशियन को गाली देते हैं, पर वही देश चलाते हैं जिसके कारण आप जिंदा हो, आप सरवाइव करते हो। गलत पॉलिटिशियन देश डुबा देते हैं। देश अगर सही चल रहा है तो बिकॉज ऑफ द पॉलिटिशियन। करप्ट तो हर कोई होता है, करप्शन सब जगह है, थोड़ा बहुत है। हाँ, ज्यादा नंबर में अच्छे पॉलिटिशियन आएंगे तो देश और अच्छा चलेगा। गलत सोसाइटी होती है, सोसाइटी के लोग होते हैं, हर एक के अपने अपने कंट्रीब्यूशन है। तो ये सब देवता हैं। वो किसान देवता है, वो तुम्हारा शॉपकीपर जो दुकानदार है वो भी देवता है, जो स्कूल में पढ़ाता है वो भी देवता है, जो खाना बनाता है वो भी देवता है। तो तुम उन देवताओं का ध्यान रखो, तो वो देवता तुम्हारे ध्यान रखेंगे। तुम नदी का ध्यान रखो, नदी तुम्हारी ध्यान रखेगी। अब क्या है कि हिंदुओं के पूर्वज तो बड़े स्मार्ट थे, उन्होंने तो बड़ा अच्छे अच्छे आइडियाज कंसेप्ट दिया। मॉडर्न हिंदू थोड़े स्टूपिड है, उन्होंने उसके कुछ ज्यादा ही अर्थ समझ लिया। हमने कहा जी नदी देवता है, तो उन्हें पूजा करने लग गए, जय गंगा माता, आरती उतारने। अब गंगा गंदगी हो गई जी, फूल डाला, मुर्दे डाले, पूजा के सामान सब हमने नदी में डाला। इतना डाला कि देवी देवी कह करके गंगा ही गंदगी गंदगी से भर गई। हमने वो ब्लाइंड बिलीव यहाँ अमेरिका भी ले आए। जी पूजा के सामान कहाँ डालना? जी जगह नदी में डालूंगा, वो तालाब में डालूंगा। अरे अपनी मूर्खता को वहीं रखते हो, एक देश कचड़ा करके आए वे दूसरे देश को भी कचड़ा बनाओगे। नदी का पूजा करते, नदी को फ्लो होने दे। नदी को आप कैसे रेस्पेक्ट करोगे? नदी को फ्लो बहने दो, उसकी पानियों को छेड़ो मत, गंदा मत करो, स्पॉइल मत करो। नदी के किनारे कंस्ट्रक्शन मत डेवलप करो। अब देखिए उत्तराखंड में, हिमाचल में क्या बुरी हालत हो रही है। रो रहे हैं कि नेच, भगवान ने क्या? भगवान ने कुछ नहीं किया, ये तुम्हारी पाप है, देवताओं के साथ छेड़ते हो। नदी के जो जो बेस है उसी के बगल में खड़ा कर देते हो होटल्स, बिल्डिंग्स, पैसा कमाने के लिए, फिर डूबता है। तो नदी का ध्यान रखते तो नदी तुम्हारा ध्यान रखता है, साफ पानी मिलता है, तुम्हारे खेत के पानी मिलते, तुम्हारे पीने के पानी मिलते। तुम इकोसिस्टम का ध्यान रखते तो इकोसिस्टम तुम्हारा ध्यान रखता। अब तो समुन्द्र में भी इतने कचड़े हो गए, ओशियंस में भी, मतलब बिलियंस बिलियंस ऑफ टॉन्स की कचड़े समुन्द्र में मिलते हैं। तो फिर नया कंसेप्ट डेवलप हुआ, ये जो इकोसिस्टम, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। क्योंकि हमने देवताओं को रिस्पेक्ट करना बंद कर दिया, देवताओं के लिए कंट्रीब्यूट करना बंद कर दिया। देवता जो हमारे लिए कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको इंस्टीड ऑफ उनको रेस्पेक्ट करो, उनका केयर करो, उनका ध्यान रखो। हमने उनको एक्सप्लॉइट किया, मैनिपुलेट किया, इंडिविजुअली किया, कलेक्टिवली किया, देश मिलके किया, तो उसका परिणाम भोग रहे हैं। तो श्लोक कहता है कि तुम देवताओं का ध्यान रखो, तो देवता तुम्हारे ध्यान रखेंगे। होगा क्या? दोनों प्रॉस्परस करोगे। तुम्हारा किसान अगर खुश है तो तुम्हारे ग्रोसरी में अच्छा, हमेशा आपको ग्रोसरी अच्छा मिलेगा। तुम्हारे पॉलिटिशियन सही है तो तुम्हारा देश ढंग से चलेगा। तुम्हारे डॉक्टर खुश है तो तुम्हारा हेल्थ ठीक रहेगा। तुम्हारे इंजीनियर्स ठीक है तो तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक रहेगा। तो तुम्हारे एजुकेटर ठीक है तो तुम्हारे बच्चों को एजुकेशन ठीक मिलेगा। जब सब ठीक होंगे तो तुम भी ठीक होगे। अब प्रॉस्पेरिटी सबकी होगी। एक कंपोनेंट गरीब होने पर पूरी सोसाइटी में गड़बड़ाती है। इसीलिए
मैं जो कंक्लूड करता हूं, हमारे यहाँ कहा कि हर वो मैरिड पर्सन, एक रूल हमारे धर्मशास्त्रों में है कि हर वो मैरिड पर्सन जो शादीशुदा, जिसकी शादी हो गई, उसकी ये 5 ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज हैं, डेली ड्यूटीज। उसको कहते हैं पंच महायज्ञ। यज्ञ तो आप अभी सुना, महायज्ञ मतलब ग्रेट यज्ञ। डेली ड्यूटीज वो क्या था? ब्रह्म यज्ञ, सुबह उठ के बी ग्रेटफुल टू गॉड, ईश्वर के प्रति भक्ति करो सुबह शाम, और कुछ अच्छे लिटरेचर पढ़ो, अर्थात शास्त्रों को पढ़ो। देव यज्ञ, ये जो आप अग्नि में, आग में आहुति डालते हो नेचर को शुद्ध रखने के लिए। पितृ यज्ञ, अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, फैमिली के जो बुजुर्ग लोग हैं उनका केयर करो, रेस्पेक्ट करो। अतिथि यज्ञ, जो सोसाइटी में नीडी है, गरीब है, या जो ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, सन्यासी हैं, साधु हैं, या जो सोशल सर्विस में अपने आप को डाल रखा है, ऐसे लोगों का केयर करो। भूत यज्ञ, बाकी जो तुम्हारे आसपास की इकोसिस्टम में जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, उनका केयर करो। और इट शुड बी योर डेली रूटीन। ऐसा नहीं कि ये कोई रिचुअल है, ऐसा नहीं कि कोई मंथली या वीकली, ये रोज करने की हमारे यहाँ रिकमेंड किया गया। क्योंकि तुम्हारी उन्नति, तुम्हारी अपलिफ्टमेंट, सबकी अपलिफ्टमेंट के पास छुपा हुआ है। और कोई चाहे कि मैं, जैसे आजकल की जमाना है एब्सोल्यूट फ्रीडम की, सोशल, जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको तोड़ने की, जो ये जेन जी है ना बना है, हमारे आपके बच्चे, हम्म, ये जो दुनिया की, हमें एब्सोल्यूट फ्रीडम चाहिए, हम किसी इंस्टीट्यूशन को नहीं मानते, हमें मैरिज में भरोसा नहीं है, हमें किसी मोरालिटी में भरोसा नहीं है, किसी सोशल स्ट्रक्चर को हम नहीं मानते। वी नीड एब्सोल्यूट फ्रीडम। जो है ना वो मूवी में, कौन सी मूवी, मेरी मर्जी, है ना, मैं ये करूं वो करूं, मेरी मर्जी। अब मेरी मर्जी की दुनिया जब चलती है, तुम्हारी मर्जी भी तभी चलती है जब सोसाइटी एंड जुड़ा हुआ हो। एक टूटा हुआ सोसाइटी में, एक गरीब सोसाइटी में, एक लॉलेस सोसाइटी में कोई मर्जी नहीं चलती है। देखना है जाकर साउथ अमेरिका के बहुत सारे देशों में, देखिए कैसे माफिया राज चलता है, आम आदमी कैसे तड़प रहा है जिंदा रहने के लिए। अफ्रीका के बहुत सारे देशों में जाकर देखिए, जहां कोई लॉलेसनेस है, कुछ भी नहीं है, इंसान कैसे जिंदा रहते हैं। तो पता चलेगा सोसाइटी कितनी जरूरी है, कलेक्टिव वेलबींग कितनी जरूरी है जिंदा रहने के लिए। इसीलिए ये जो ये जो नियम है, 9th नियम है, इसका जो ब्रोडर पर्सपेक्टिव यही है कि ये चैलेंज करता है कि हमारे जो नैरो सेल्फ सेंटर्ड व्यू ऑफ सक्सेस है कि मैं एंड मैं, और ज्यादा से ज्यादा मैं से ऊपर चलूं तो मेरी फैमिली, उस फैमिली में भी बहुत सारों को हमने अलग कर दिया। पेरेंट्स अलग है, बाकी सब अलग है, मैं, मेरी स्पाउस और मेरे बच्चे। एक तो ज्यादातर मैं से ज्यादा उठ गए तो मेरी स्पाउस और मेरे बच्चे। ये जो एक्सट्रीमली सेल्फ सेंटर्ड व्यू ऑफ सक्सेस है, उसको ये नियम जो चैलेंज करता है। और इसका बटम लाइन है कि जो ट्रू प्रोग्रेस या अपलिफ्टमेंट है, वो तुम्हारी खुशी, तुम्हारी शांति, तुम्हारी ऐश्वर्य, वो दूसरों पर डिपेंड करता है। इसीलिए सबको लेकर के उन्नति करते हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुम्हारा कंट्रीब्यूशन भी कलेक्टिव वेलबींग में होता है, तो तुम भी बढ़ोगे, दुनिया भी बढ़ेगी। तो इसी के साथ अगेन मैं रिपीट करूं, ये नियम प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। अपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले बार 10वां नियम लेकर आएंगे। ओम शांति शांति।